वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स की मैराथन क्लास आपकी आज होने वाली है। बेसिकली अकाउंट ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर आईसीएमआर का जो पेपर है कंडक्ट करवा रहा है, जिसको एम्स न्यू दिल्ली 15 नवंबर को पेपर है, उसके लिए ये मैराथन क्लास है। अगर कोई और एग्जाम ऐसा है जो इन नियर फ्यूचर आपका आने वाला है, या आप निटर एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप आईआईटी एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मैराथन क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप इसके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस का जो मेथड है, कंटेंट है, वो अगर अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि आपने मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, तो आप हमारे कोर्स की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। जो लास्ट में वीडियो पे आपको नंबर दिखाया जाता है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हो। तो मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सीसीएस रूल्स मैराथन क्लास सेकंड होगी। पहले वाली क्लास में हमने आपको सीसीएस लीव रूल्स के बारे में बेसिकली पढ़ाया था। ये क्लास जो होगी, इस पे कंबाइंड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएफआर से स्टार्टिंग करेंगे, आपका जनरल फाइनेंशियल रूल से। तो जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जीएफआर के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे यहां से। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट है इंडिया का, तो वो फंड से लिया जाता है, इंडिया के फंड से। वो कौन सी संचित राशि होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आपने सिंपल सी बात है आर्टिकल बताना है, ठीक है, कि किस आर्टिकल के अंदर इसकी बात की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की आपकी बात की जाती है आर्टिकल नंबर 266, ठीक है, आर्टिकल 266। लेकिन ऑप्शंस में अगर एग्जैक्टली देखने को मिलेगा तो 266 का 1 आपको मिलेगा, यानी 266 ऑफ 1, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, इसके अंदर क्या है, ये डिफाइंड, डिफाइंड इन। उसके बाद आपसे पूछेंगे आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? आर्टिकल 266 ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 पे एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले जो जीएफआर है, ये इसके अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में पढ़ोगे। फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा और आपका 31 मार्च तक होता है फॉर द नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट ईयर। जैसे यहां पे एग्जांपल हम लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 से लेके जो चलेगा आपका 31 मार्च तक 2026 तक। तो करंटली ये फाइनेंशियल ईयर है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, आपका जीएफआर से ही लिया गया है। आपको सिंपल सी एक बात बतानी है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर अगर अबव एस्टिमेट हो जाते हैं आपके, ठीक है, अबव बजट एलोकेशन, जितना आपको पैसा मिला उससे ऊपर का अगर एक्सपेंडिचर हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्वेश्चन ये बनता है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आपने ये बताना है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स या अबव बजट एलोकेशन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। क्या होगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर। चलो, ऑप्शन में आपको हेड ऑफ ऑफिस भी मिल जाएगा, लेकिन हेड ऑफ ऑफिस का ध्यान रखना है, वो आपका बजट एलोकेशन का जो ये होता है आपका, इसका नहीं होता है। इसका कौन होता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। चल, जीएफआर के अंदर जितने भी रूल्स हैं, हम कहेंगे सिस्टम्स कहेंगे, प्रोसीजर्स कहेंगे, प्रोसीजर्स ऑफ जीएफआर, इनको मॉडिफाई कौन करता है? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई की पावर किसको दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा। तो मॉडिफिकेशन कौन करता होगा, किसको दी जाती होगी पावर? तो मॉडिफिकेशन की पावर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी जाती होगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चल,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में जीएफआर से संबंधित आपसे पूछा यही जाता है कि लायबिलिटी रजिस्टर को कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्स लायबिलिटी रजिस्टर। अब देखो, अगर आपको पहले से आंसर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। अगर नहीं करना है तो आप आंसर देख सकते हैं। चलो, अब ये लायबिलिटी रजिस्टर होता क्या है भाई, किस लिए बनाया जाता है, ताकि आप कंट्रोल रख सको कोई एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो ये आपने सिंपल यही बताना है कि इसको मेंटेन कौन करता है, लायबिलिटी रजिस्टर को। तो बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर वही होगा जो बजट एक्सपेंडिचर का बोला था उससे ऊपर, क्योंकि लायबिलिटी रजिस्टर उसी के लिए बनाया जाता है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। लायबिलिटी रजिस्टर किसके लिए बनाया जाता है, ताकि बजट जो एक्सीड ना करे, एक्सपेंडिचर कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो लायबिलिटी रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, वही करेगा ना, कंट्रोलिंग ऑफिसर ही। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन हमने पूछा था, कौन से फाइनेंशियल ईयर से रेलवे जो बजट है आपका वो जनरल बजट में जोड़ दिया गया था, रेलवे बजट प्लस कर दिया था जनरल बजट के अंदर। तो ये मॉक में हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों से। तो आप मैराथन क्लास में इसका आंसर दे सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर बताना है सिंपल, कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात है आपके 2017-18 की, 17-18 के फाइनेंशियल ईयर की बात है, जब से आपका जनरल बजट रेलवे बजट के साथ हो गया, मर्ज हो गया था। ठीक है, अब अलग से रेलवे बजट नहीं होता है। क्लियर। चल, टैक्स रेवेन्यू होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यूज का मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, पूछे जाते हैं मेजर कंपोनेंट्स। हम तो ऑप्शन देंगे नहीं आपको, तो विदाउट अगर ऑप्शन आप याद कर सकते हो तो ऑप्शन वाले तो आप देखने से 1 सेकंड के अंदर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि नॉन टैक्स में आपका देखो प्रॉफिट भी आता है, डिविडेंड भी आता है, ठीक है, और आरबीआई से जो सरप्लस है, सरप्लस ट्रांसफर, ये भी आपका मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज के अंदर आता है। तो ये आपने सिंपल याद करने हैं। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चंस करा दिए जीएफआर की। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी आपकी नहीं चलेगी, बाकी फिर भी मर्जी आपकी, आपने लाइक करना है नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मॉक में हमने पूछा हुआ था आपसे कि जब चोरी हो जाती है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की बात है, गवर्नमेंट्स की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। तो अगर गवर्नमेंट मनी है तो जो जैसे थेफ्ट हो जाती है, चोरी या फ्रॉड हो जाता है कोई, तो क्या करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। ठीक है, पुलिस को कब करना चाहिए, कितने अमाउंट पे करना चाहिए, यानी कि जो चोरी है, थेफ्ट है, वो कितने रुपीस तक की होनी चाहिए मिनिमम, कि आप चोरी कर पाओ, थेफ्ट की जो है रिपोर्ट पुलिस को करवा पाओ, ताकि पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो कम से कम 50,000 रुपए की थेफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉनेटरी लिमिट क्या है इसके अंदर, थेफ्ट और फ्रॉड के अंदर, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सीसीएस रूल्स के अंदर जीएफआर में मेंशन किया गया। ठीक है, चलो अब देखो, जीएफआर की जो मिनिस्ट्री है वो तो हमने बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मॉडिफिकेशंस कुछ भी करती है। लेकिन बजट एस्टिमेट्स का जो काम है वो कौन करता है, बजट एस्टिमेट्स का जो काम है वो कौन करता है। तो यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले, फिर आप आंसर दे पाओगे। बजट एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स प्रिपरेशन लिख देते हैं। ठीक है, कि इसकी तैयारियां कौन करता है, बजट एस्टिमेट्स प्रिपरेशन। तो बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा क्या। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, तो MOF ही होगा इसका आंसर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चल, 9 क्वेश्चंस बच्चों जीएफआर के अंदर आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके सामने।
तो ये तो हमने बेसिक बजट के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीएफएमएस फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे। बताओ भाई पीएफएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएफआर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप आंसर दे दोगे। बताओ। इसका आंसर होने वाला है पब्लिक, पी से होगा पब्लिक, एफ से होगा फाइनेंशियल, एम से होगा मैनेजमेंट, एस से होगा सिस्टम। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज पीएफएमएस। ऐसे ही डीबीटी पूछा जाता है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो होगा नहीं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं इनको आपको जीएफआर रूल के अंदर क्या बोला गया है। तो डीबीटी का जो होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी जैसे बात की जाती है किसान सम्मान निधि की, जिसके अंदर 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स है, वो हर एक क्वार्टर में दी जाती है इंडिया में। तो वो क्या है? डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है फार्मर्स के अकाउंट में, इसीलिए उसको बोलते हैं हम डीबीटी, जिसमें बीच में किसी का कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि भी जो भी बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली उनको दिए जाएं। ठीक है, चल। गवर्नमेंट का अकाउंट पता है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अकाउंट इज कैप्ट इन, बताओ कहां पे कैप्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद आपको पता होगा, आप आंसर भी दे दोगे, है ना, क्योंकि सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी वो इसी क्वेश्चन से करी थी। बताओ। तो आप आंसर दोगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है ये आंसर, बट ऑप्शंस में और भी देखना है आपने, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अकाउंट होता है, कंटिंजेंसी फंड ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो तीनों के तीनों फंड हैं, आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? कंटिंजेंसी फंड, पब्लिक फंड अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड। 12 क्वेश्चंस करा चुके हैं। क्लास अच्छी लगती है शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। और सीसीएस रूल्स के लिए हमारे चैनल को आप विजिट करो। चलो, एक सवाल आता है बच्चों, इंटर डिपार्टमेंटल जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स किसके अंदर? अंडर जनरल फाइनेंशियल रूल्स। इसकी आपने क्रूशियल डेट ऑफ क्लोजर बतानी है। क्रूशियल डेट ऑफ क्लोजर इसका मतलब है लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट। बताओ भाई इंटरनल डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स की आपको क्या लगता है लास्ट डेट क्या रखी गई होगी जीएफआर के अंदर? ये बच्चों 15 अप्रैल रखी जाती है, ठीक है। कितनी रखी जाती है? 15 अप्रैल रखी जाती है क्लोजर डेट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट्स अंडर जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आ जाता है रिकवरी। ये तो आपको पता होगा, सैलरी में से भी बोल दिया जाता है कि रिकवरी होनी है। तो रिकवरी का मतलब क्या है जीएफआर के अंदर? होता क्या है रिकवरी का? कोई डिफाइन कर सकता है रिकवरी को? तो देखो, रिकवरी का मतलब होता है एक तरह से रीपेमेंट। क्या मतलब होता है रिकवरी का? रीपेमेंट। क्लियर सी बात यही है, ये इतना याद रखना है आपको कि भाई आपको दोबारा से उस चीज की पेमेंट करनी है, तो वो चीज तभी तो रिकवर होगी, ठीक है। रिकवरी की बात कर ली हमने, आपसे पीएफएमएस की फुल फॉर्म पूछ चुके हैं, ठीक है। अब आपने बताना है, एक फंड की भी हमने बात पूछ ली थी आपसे। अब बेसिकली बात करेंगे हम सिंपल सी बात, वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स। अब जैम के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन जैम। सबसे पहला तो है जैम की आप फुल फॉर्म बताओ। ये क्वेश्चन अलग से पूछेंगे वैसे हम, ठीक है। अब आप रिकॉल करना है, इस चीज को अपने माइंड में रखना। तो वैलिडिटी पीरियड बताओ रजिस्टर्ड सप्लायर्स का कितना होता है?
तो वैलिडिटी पीरियड होता है रजिस्टर्ड सप्लायर्स का 1 साल से लेकर 3 साल तक। कितना होता है? 1 साल से 3 साल। इतने, या तो कोई 1 साल के लिए रजिस्टर हो सकता है सप्लायर, 2 के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है, यही रूल है। ठीक है। जैम का क्वेश्चन पूछा था, तो अलग से पूछ रहे जैम के बारे में, बिल्कुल पूछ लेते हैं। जैम बताओ क्या है जैम? तो जैम की फुल फॉर्म आपने यही बोलनी है, ये दुकानदारी के लिए है, एक तरह से गवर्नमेंट्स की दुकानदारी के लिए है, खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये तो बाजार की बात कर रहे हैं, बट ये ऑनलाइन है, डिजिटल है, गवर्नमेंट्स का है। ठीक है। चलो, कोई डिपार्टमेंट है बच्चों या कोई मिनिस्ट्री है, इन्होंने मान लो कोई रिपेयर वर्क करना है। क्या करना है इन्होंने? रिपेयर वर्क। तो इनकी अथॉरिटी कितनी है, कितनी पावर्स है इनको, कितने रुपए तक का ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं? रिपेयर वर्क डायरेक्टली एग्जीक्यूशन। बताओ कितने रुपए तक का खर्चा रिपेयर वाले काम पर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट डायरेक्टली कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 60 लाख रुपए तक। ठीक है, 60 लाख तक। 60 लाख तक का कोई खर्चा है, कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री रिपेयर वर्क का डायरेक्टली कर सकती है विदाउट एनी फर्दर अप्रूवल। ठीक है। 17 क्वेश्चंस करा चुके हैं, 18 नंबर की बारी है। एक बच्चों डिबारमेंट का पीरियड होता है। डिबारमेंट क्या होता है? जब कोई आपकी बिड होती है, उसमें कोई पार्टिसिपेट करता है, अगर वो कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से उसको बाहर निकालना पड़े, तो कितने टाइम के लिए उनको जो है पेनल्टी लगती है, डिबारमेंट लगती है किसी भी बिडर को, कि वो वापस से बिड ना कर पाए। ठीक है। तो जीएफआर के अंदर ये रूल के अंदर आता है। तो आपने रूल बताना है किस रूल में है। तो देखो रूल तो है आपका जीएफआर का रूल नंबर 151 का पहला। ठीक है। अब डिबारमेंट का पीरियड है वो आपने कमेंट करके बताना है कितने टाइम के लिए उसको डिबार कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अगर मैक्सिमम 3 साल तक होता है ना, तो डिबारमेंट भी 3 साल तक ही होता है, याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी एलटीई में नंबर ऑफ सप्लायर्स शुड बी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है हमने, मॉक में तो कल ही पूछा है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में नंबर ऑफ सप्लायर शुड बी मोर देन 3। ठीक है। तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे मोर देन 3, 3 से ज्यादा होने चाहिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर। ठीक है। चलो, परचेज विदाउट कोटेशन 154 नंबर है ना शायद, परचेज विदाउट कोटेशन, रूल नंबर 154 विदाउट कोटेशन। इसमें बताओ भाई आप कितने रुपए तक का सामान है जो खरीद सकते हो? तो पहले 25,000 की लिमिट हुआ करती थी, 2024 में मेमोरेंडम आया और ये लिमिट बढ़कर हो गई है आपकी 50,000। तो लेटेस्ट डाटा के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। पुराने क्वेश्चंस नहीं पढ़ाएंगे हम, आपको वो भी क्वेश्चन दिखा देंगे जिसमें आंसर 25,000 होगा, लेकिन 25 है वो गलत है, अब नहीं चलेगा वो 25। ठीक है। चलो, अब कोई कमेटी बना दो आप, फाइनेंशियल कमेटी, एफसी बना दो कोई फाइनेंशियल कमेटी, और उस कमेटी को बोलो भाई आप एफसी कैन परचेज गुड्स। कितने रुपए तक की गुड्स है जो वो परचेज कर सकती है फाइनेंशियल कमेटी? बताओ। तो ये कर सकती है 50,000 में एक जीरो बढ़ानी है बस आपने। कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो 5 लाख तक की जो गुड्स है उसकी परचेज आपकी जो कंस्टिट्यूटेड कमेटी है, दैट इज फाइनेंस कमेटी, एफसी। ठीक है। फाइनेंशियल जो कमेटी है वो कर सकती है। तो अब आपने जो बिड है, बिड के मेथड्स बताने हैं, नंबर ऑफ बिड मेथड्स पढ़े सारे हैं आपने। अब एक बार नंबर कैलकुलेट करो और नंबर कैलकुलेट बताओ बिड मेथड के कितने तरीके हैं, है ना? कितने तरीके हैं जो बिड मेथड के अंदर आते हैं? तो 5 तरीके हैं बच्चों ऐसे। कितने तरीके हैं? 5 मेथड हैं जिनसे बिडिंग कर सकते हैं। बिड के लिए बिड सिक्योरिटी जमा की जाती है और बिड सिक्योरिटी की वैलिडिटी आपने बतानी है। क्वेश्चन सोचने के बाद हम आपको टाइम भी देते हैं आंसर देने का, आपको
टाइम दिमाग लगाने के लिए दिया जाता है। बताओ आंसर क्या होगा इसका? होगा फाइनल बिल की जो उससे 45 दिन, 45 दिन फाइनल बिड वैलिडिटी जितनी है उस पीरियड से फाइनल बिल वैलिडिटी पीरियड से 45 दिन तक बिड सिक्योरिटी की वैलिडिटी रहती है। और बिड जो सिक्योरिटी है वो मॉक में हमने कल ही क्वेश्चन पूछा है। बताओ बिड सिक्योरिटी, अब ये वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो मेंबरशिप में हैं, तो बिड सिक्योरिटी का बताओ आप कितने तरीके से आप जमा कर सकते हो? बिड सिक्योरिटी एक्सेप्ट कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, इन विच फॉर्म, बताओ। तो आपको याद होगा पहला ऑप्शन हमारा डिमांड ड्राफ्ट था, डिमांड ड्राफ्ट, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा होता है बीजी, पीबीजी बोलते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, बीजी होता है बैंक गारंटी, इसमें जमा किया जाता है। तीसरा होता है आपका एफडीआर, दैट इज फिक्स डिपॉजिट रिसीट। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट। चल हो गया, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ आपको 24 क्वेश्चन से हम करा चुके हैं। अब आपने लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बताना है कि कितने रुपए तक की गुड़ को आप परचेज कर सकते हो। अप टू वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज इन, कौन सा पूछा आपसे हमने अभी? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। बताओ तो बच्चों इसका आंसर होता है आपका 50 लाख होगा। कितना होगा? 50। पहले ये लिमिट 25 लाख तक हुआ करती थी, बढ़ा के 50 लाख कर दिया इसको, ये चेक कर लेना आप। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देते हैं हम। डिस्पोजल ऑफ गुड्स, डिस्पोजल ऑफ गुड्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन जीएफआर। जीएफआर का नंबर बताना, एक फॉर्म है जिसके अंदर डिस्पोजल ऑफ गुड्स को वो प्रिपेयर किया जाता है, आपने उसका नंबर बताना है सिर्फ। बताओ जीएफआर का नंबर कितना होगा? फॉर्म है, बताओ फॉर्म है, जीएफआर 11 के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। जीएफआर 11 एक फॉर्म है जिसके अंदर डिस्पोजल ऑफ गुड्स को आपके मेंटेन किया जाता है। 26 क्वेश्चंस करा चुके हैं, 27वें की बारी है जिसमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछेंगे कि ये वैल्यूज के क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं पढ़ने के लिए। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडवांस बताओ जो प्राइवेट फर्म्स को हम कर सकते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन एडवांस, किसको? टू प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट फर्म्स बताओ कितना दे सकते हो? तो ये बच्चा 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू का 30% तक ही आप क्या कर सकते हो? एडवांस दे सकते हो प्राइवेट फर्म को। फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन, फिक्स एसेट्स वेरिफिकेशन साल में कितनी बार होनी चाहिए? एटलीस्ट साल में। बताओ एक बार मिनिमम है, फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन साल में एक बार हो जानी चाहिए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एलटीसी के बारे में है, लीव ट्रेवल कंसेशन आपका होता है एलटीसी। तो अभी एक लेटेस्ट सवाल जो आएगा इसमें से अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपसे करंट ब्लॉक ईयर पूछा जाएगा।
अभी जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है आपका 2022 से लेके 2025 तक। ठीक है, कौन सा चल रहा है? 2022 से लेके 2025 तक का ब्लॉक ईयर है जो चलता है। ठीक है, एक चीज और समझानी होती है आपको, फंडामेंटल रूल 17A एग्जैक्टली आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। ठीक है, पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस। क्लियर? इसमें क्या होता है? इसको माना जाता है सर्विस ब्रेक। क्या माना जाता है? सर्विस, यहां पे लिख देते हैं सर्विस ब्रेक, यहां पे लिख देते हैं माना जाता है। अनऑथराइज्ड एब्सेंस को क्या माना जाता है? सर्विस ब्रेक माना जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो है एलटीसी है उसमें इशू आता है। ठीक है, ये एलटीसी में इशू करेगा क्योंकि सर्विस आपकी कंपिटेंट जो बननी चाहिए इसके लिए, एलटीसी के लिए, वो अवेलेबल नहीं होती आपके पास। ठीक है, चलो एक थोड़ी सी कंडीशन एक और है। एलटीसी जो अलाउड होते हैं वो आपको पता है दो तरह से मिलता है, होम टाउन होता है और एक होता है आपका ऑल इंडिया। ठीक है, ये होम टाउन में आप केवल अपने होम टाउन जा सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो इंडिया के अंदर अंदर। क्लियर? लेकिन यही केस अगर रेलवे के अंदर हो, रेलवे एम्प्लॉइज, तो रेलवे एम्प्लॉइज को होम टाउन नहीं मिलता। क्लियर? क्योंकि रेलवे का अलग रूल है। जो एलटीसी का रेलवे एम्प्लॉइज है उसमें क्या है, ऑल इंडिया ही मिलता है उनको केवल 4 साल के अंदर। ठीक है, यहां पे लिख दे ऑल इंडिया। उनको क्या है, ऑल इंडिया मिलता है 4 ईयर्स के अंदर, 4 ईयर्स में। सेम ऐसे ही है जैसे 4 ईयर ब्लॉक में मिलता है, इसी में मिलता है। क्लियर? चलो ठीक है, एलटीसी के लिए बच्चों देखो अवेलेबिलिटी क्या होती है। एलटीसी में 1 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस आपसे मांगी जाती है। ये भी पेपर में सवाल आ चुका है, 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अगर आपकी सर्विस कंटिन्यूड है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको ब्लॉक ईयर के हिसाब से एलटीसी मिल जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, सराउंडिंग में थोड़ा सा आपको नॉइज की प्रॉब्लम लग रही होगी तो आगे क्लास अब हम कंटिन्यू करेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली क्लासेस जो अवेलेबल हैं आप उनको रिवाइज करते रहिए। जितने भी कोर्स में हमारे मेंबर्स हैं वो कोर्स की प्लेलिस्ट की वीडियोस जो अवेलेबल हैं उनको आप कंटिन्यू करो, और साथ के साथ कोर्स में जो मॉक अवेलेबल हैं आप उनको कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको मिलेंगे क्लास में, कंटिन्यू करते रहेंगे ये सीरीज। 15 तारीख को पेपर है, तो 15 से पहले जितने मेजर आपके रूल्स हैं उनकी मैराथन क्लास हम करा देंगे डेफिनेटली, डोंट वरी। आप इसकी टेंशन मत लेना, भले ही आप यूट्यूब पर 2 की स्पीड में देखो या उसको 1.5 की स्पीड में देखो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।